In the last lecture, we had learned some part of this chapter, interior of the earth. And in that part of the chapter, we had learned about the interior part of the earth. And among them, we had learned about the crust. Okay, crust means the outermost layer of the earth. It is called crust. And crust has divided into two parts. The first part is there, that is continental crust, and second part is oceanic crust. Then today we are going to start with the continental crust. Then now listen carefully. Continental crust. The continents are mainly composed of silica. Silica means what? Silica is the compound of silicon elements. Okay, the aluminium and aluminium. ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिका से और एल्यूमिनियम से बना हुआ है. ओके, सिलिका क्या है? जो सिलिकॉन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं उससे सिलिका वहां पे बनता है, और सिलिका और एल्यूमिनियम इससे बना हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना. देन बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रोपोर्शन इन दिस लेयर, द लेयर वॉज अर्लियर नोन एज सियाल. ओके, तो इस क्रस्ट वाले पार्ट में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाले पार्ट में ज्यादा से ज्यादा सिलिका और एल्यूमिनियम ये दोनों हैं, जिसकी वजह से शुरू में मतलब अभी उसे सियाल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं, है ना. सिलिका का SI, एल्यूमिनियम का AL, CIAL, सियाल. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं. देन द डेंसिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 2.65 to 2.90 gram per centimeter cube. The thickness of this layer is approximately 30 kilometers. ओके, तो ये जो लेयर है वो सियाल से जाना जाता है, जिसकी डेंसिटी जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसकी 2.65 to 2.90 है ना, GM पर CM क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. इतनी थिकनेस लेयर वहाँ पे बताई जाती है, और उसकी जो मतलब थिकनेस है वहाँ पे, डेंसिटी इतनी है और थिकनेस जो है वो 30 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स की बताई जाती है. ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली फाउंड इन दिस लेयर. तो इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेनाइट रॉक्स वहाँ पे दिखते हैं या मिलते हैं. देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ओशियनिक क्रस्ट. ओके, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द क्रस्ट. तो ये क्रस्ट का सेकेंड लेयर है. इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. तो ये जो ओशियनिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है. इट वॉज अर्लियर कॉल्ड साइमा, तो जिसकी वजह से उसे साइमा कहा जाता है ना. सिलिका का SI और मैग्नीशियम का CIMA, साइमा, ऐसा उसे कहा जाता है. दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 किलोमीटर थिक. तो अप्रोक्सीमेटली ये जो लेयर है ओशियनिक क्रस्ट का वो 7 to 10 किलोमीटर की थिकनेस का है. द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज, और इस लेयर की जो डेंसिटी है वो 2.9 GM पर CM क्यूब इतनी बताई जाती है, टू 3.3 GM पर CM क्यूब इतनी वहाँ पे जो डेंसिटी है इस लेयर की वो बताई जाती है. इन दिस लेयर बेसाल्ट एंड गाब्रो रॉक आर मेनली फाउंड. तो ये जो लेयर है ओशियनिक क्रस्ट वाला, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेसाल्ट और गाब्रो नाम के जो रॉक्स हैं वो मिलते हैं. नेक्स्ट पार्ट है ऑलवेज रिमेंबर एलिमेंट्स फाउंड इन वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर. तो अर्थ के इंटीरियर में बहुत से सारे एलिमेंट्स, जिसे हम कहेंगे कंपोनेंट्स या जिसे घटक ये कहेंगे हम, पार्ट्स, वहाँ पे देखने को मिलते हैं. वो कौन से देखो, लो पार्ट वहाँ पे बताया गया, डेंसिटी, लो डेंसिटी है ऊपर और नीचे हाई डेंसिटी. मतलब जितना नीचे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल्स या कंटेंट एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, और ऊपर के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी वहाँ पे लो होती है. तो सिलिका है ना, तो उसके लिए एक सिंबल वहाँ पे दिया जाता है जिसे केमिकल सिंबल कहा जाता है, वो है SI. ओके, देन एल्यूमिनियम का
Al, silicon Si, then magnesium Mg, nickel Ni, ferrous that means iron Fe. Okay. Next है, do you know there is a discontinuity between continental crust and oceanic crust. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट इसमें हमें डिसकंटिन्यूटी वहां पे देखने को मिलती है. इट वॉज फर्स्ट deduced by scientist Carl Cornard and is named after him as Cornard discontinuity. तो एक साइंटिस्ट है, इसने ये डिडक्ट किया था. इसका डिडक्शन जो है मतलब किसका डिडक्शन, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में जो डिसकंटिन्यूटी है वो किसने बताया, एक साइंटिस्ट ने बताया. साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो कॉर्नार्ड. ओके, तो जिसकी वजह से उसे कॉर्नर्ड डिसकंटिन्यूटी ऐसा कहा जाता है. ओके, कॉर्नर्ड डिसकंटिन्यूटी. देयर इज डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल टू. तो ये क्रस्ट में और मेंटल में भी ये डिसकंटिन्यूटी हमें दिखाई देती है. मतलब इसे डिफरेंशिएट हम कह सकते हैं, या डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए पार्ट ये भी हम कह सकते हैं. दिस डिसकंटिन्यूटी वाज डिटेक्टेड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड मोहरोविसिस. ओके, तो जिस साइंटिस्ट ने ये डिसकंटिन्यूटी वहां पे डिस्कवर की, डिटेक्ट की, उसका नाम है मोहरोविसिस. ओके, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिम एज मोहो डिसकंटिन्यूटी. आगे चलकर इस डिसकंटिन्यूटी को मोहो डिसकंटिन्यूटी ये भी कहा गया उस साइंटिस्ट के नेम पे. म्यूट योर माइक. देयर इज डिसकंटिन्यूटी बिटवीन मेंटल एंड कोर. तो मेंटल और कोर के अंदर भी डिसकंटिन्यूटी है. ओके, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर गटेनबर्ग, अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट. ओके, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी मेंटल और कोर में है उसे गटेनबर्ग ये नाम दिया गया, जो नाम उस साइंटिस्ट का था. गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. ओके, साइंटिस्ट का नाम है. देन नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेंटल. ओके, बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल. क्रस्ट के नीचे मेंटल वाला पार्ट है. इस फिगर में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्रस्ट वाला पार्ट है ना. उसके नीचे जाते हैं तो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है और उसके नीचे ये मेंटल वाला पार्ट वहाँ पे बनता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल. ओके, तो मेंटल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल. मेंटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, अपर एंड लोअर मेंटल. द अपर लेयर इज मोर इन लिक्विड स्टेट. तो अपर लेयर जो है वो लिक्विड स्टेट में है. हेंस द वन फाइंड मैग्मा चेम्बर्स. तो वहाँ पे कुछ मैग्मा चेम्बर्स भी हमें देखने को मिलते हैं. इट इज थ्रू these chambers that magma comes out on the earth's surface during volcano eruptions. जब volcano eruptions होते हैं ना, तो मेंटल में जो ये मैग्मा चेम्बर्स हैं लिक्विड फॉर्म में है ना, तो वो ऊपर आ जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं. कब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ऑन द नेक्स्ट पेज. देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13. ओके, दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एथनोस्फीयर. और इसी लेयर को एथनोस्फीयर भी वहां पे कहा जाता है जो मेंटल वाला है. ओके, देन एपिसेंटर ऑफ डीप सीटेड अर्थक्वेक्स आर यूजुअली फाउंड हियर. तो अर्थ के जो भी एपिसेंटर्स हैं है ना, वो जनरली इस लेयर में पाए जाते हैं. एपिसेंटर, हमने अर्थक्वेक और एपिसेंटर के बारे में पढ़ा है ना. जो फोकस है, एपिसेंटर है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ये हमने जाने ना. तो वो मेंटल begins at the depth of around 42 किलोमीटर from the earth's surface. तो अर्थ के सरफेस के नीचे अगर हम जाते हैं 42 किलोमीटर तो वहां से स्टार्ट होता है मेंटल. द इंटरनल एनर्जी रिलीज ड्यू टू एंडोजेनेटिक मूवमेंट. तो जो एंडोजेनेटिक मूवमेंट वहां पे है जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी वहां पे रिलीज होती है. Endogenetic movements means the movement which occurred interior part of the earth. Okay, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होने वाली जो मूवमेंट्स हैं उसे एंडोजेनेटिक मूवमेंट वहाँ पे कहा जाता है, और उससे कुछ इंटरनल एनर्जी रिलीज होती है.
occurring in this layer is responsible for mountain building, rift, volcanic eruption and earthquake. तो इसी मूवमेंट की वजह से, मतलब एंडोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से, अर्थ के इंटीरियर पार्ट की मूवमेंट की वजह से इंटरनल एनर्जी रिलीज होती है, और जिसकी वजह से होता क्या है, माउंटेन बिल्डिंग्स होते हैं, मतलब माउंटेन बनते हैं, है ना। फोल्ड माउंटेन, हमारा सह्याद्री, ये फोल्ड माउंटेन वहां पे है। ओके, रिफ्ट वैलीज बनती है, ग्रेट रिफ्ट वैली उसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस वहां पे होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं। ओके, इन दिस लेयर इट इज inferred that the temperature at the depth of 2400 to 2900 kilometer depth would be around 2200 degree Celsius to 2500 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर की डेप्थ वहां पे देखें तो जैसे ही हम 2400 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की डेप्थ में जाते हैं, है ना, इतनी डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, 2200 डिग्री सेल्सियस, 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। हियर there is sudden change in the structure and density of material। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में और मटेरियल की डेंसिटी में कुछ सडन चेंजेस वहाँ पे देखते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2870 किलोमीटर। अब इसे एस्टिमेट किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, ये जो लेयर है ना उसके नीचे तक 2870 किलोमीटर तक वहाँ पे एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस लेयर, इस लेयर की एवरेज डेंसिटी जो है वो 4.5 GM पर CM क्यूब इतनी बताई जाती है। एंड इट इंक्रीजेस विथ डेप्थ, और जैसे ही हम नीचे नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे ये डेंसिटी ज़्यादा होती जाती है। ओके, इंक्रीजिंग प्रेशर इज द रीज़न बिहाइंड इट। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे ही जितने नीचे हम जाते हैं, अर्थ के जितने अंदर हम जाएंगे उतना जो प्रेशर है ना, वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा होती है। द डेंसिटी ऑफ द लोअर मेंटल इज अबाउट 5.7 GM पर CM क्यूब, ये बताई जाती है। मेंटल की जो डेंसिटी है वो इतनी है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज कोर। द नेक्स्ट पार्ट इज कोर। ओके, द कोर starts from around the depth of about 2900 kilometer from the earth's surface। तो कोर की डेप्थ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर, सरफेस से अर्थ के अंदर 2900 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो वहां से कोर वाला पार्ट वहां पे स्टार्ट होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ's इंटीरियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मैंटल अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कोर। तो अर्थ का इंटीरियर पार्ट जो एक्सटेंड हुआ है मैंटल से लेकर सेंटर तक, अर्थ के सेंटर तक, उसे अर्थ का कोर वहां पे कहा जाता है। द थिकनेस ऑफ द कोर इज अबाउट 3471 किलोमीटर। तो कोर की जो थिकनेस है वो 3471 किलोमीटर इतनी है। दिस लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर। तो कोर वाला जो पार्ट है वो 2 पार्ट में वहां पे डिवाइडेड है, जिसमें आउटर कोर और इनर कोर, ऐसे 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आउटर कोर। लिसन केयरफुली। आउटर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर। तो आउटर कोर जो है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी बताई जाती है, वो एक्सपांडेड है 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक की है। द सेकेंडरी वेव्स कैनॉट पास थ्रू द कोर। तो सेकेंडरी वेव्स, कौन से सेकेंडरी वेव्स, अर्थक्वेक के जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो इस पार्ट से, कोर के आउटर कोर वाले पार्ट से पास नहीं हो सकते। दे गेट
एब्जॉर्ब्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मिंगल्ड हो जाते हैं, है ना, मतलब सूख लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और सेकेंडरी वेव्स लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म से पास नहीं हो सकते। दिस हैज लेड द साइंटिस्ट टू बिलीव दैट द कोर वुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर। तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं ये जो कोर का पार्ट है वो लिक्विड और सेमी लिक्विड नेचर में है। द प्राइमरी वेव्स ट्रेवल थ्रू दिस लेयर बट देयर स्पीड रिड्यूस व्हेन पासेस थ्रू दिस लेयर। प्राइमरी जो लेयर्स हैं, मतलब प्राइमरी जो वेव्स हैं अर्थक्वेक के प्राइमरी वेव्स, वो इस लेयर से पास हो सकते हैं लेकिन उनका स्पीड कम हो जाता है इस लेयर में। द डेंसिटी ऑफ आउटर कोर इज 9.8 gm पर cm क्यूब। ओके, तो इसकी डेंसिटी जो है वो बताई जाती है 9.8 gm पर cm क्यूब। The temperature of the liquid outer core is around 5000 डिग्री सेल्सियस। आउटर कोर जो है उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस का है। We have learnt that the outer core of the Earth's interior is in a liquid state। हमने क्या पढ़ा कि जो अर्थ का इंटीरियर आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ आयन इज मोर इन दिस लेयर, और इसी लेयर में मतलब आउटर कोर में हमें आयन का जो प्रोपोर्शन है ना, तादाद जो है वो ज्यादा वहां पे है। देन वर्टिकल करंट्स ओरिजिनेट इन दिस लिक्विड लेयर। इस लिक्विड लेयर में वर्टिकल ऐसे करंट्स वहां पे बनते हैं। अब ये करंट्स मतलब क्या? करंट्स मतलब फ्लो, करंट्स मतलब फ्लो। तो ये फ्लो किस चीज के हैं? तो आउटर कोर में जो लिक्विड पार्ट है ना, मतलब जो मैग्मा है ना, वो लिक्विड पार्ट में है, तो उसके जो फ्लो है ना, उसे हम क्या कहेंगे? करंट। करंट मतलब फ्लो। ये वर्टिकल जाते हैं, वर्टिकल मतलब अप साइड, ऊपर की तरफ वहां पे जाते हैं। ओके, यही बात यहाँ पे बताई कि वर्टिकल करंट्स ओरिजिनेट इन दिस लिक्विड लेयर। दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एरिया। इसी एरिया का अनदर कैरेक्टरिस्टिक ये हम बता सकते हैं, वहां पे अपसाइड करंट जाते हैं वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल डायरेक्शन में। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द आउटर एंड इनर कोर गिव्स राइज टू वर्टिकल करंट्स। और ये वर्टिकल करंट्स क्यों बनते हैं? तो टेम्परेचर में जो बदलाव वहां पे है, जिसकी वजह से आउटर कोर में टेम्परेचर ज्यादा है ना, मेंटल और क्रस्ट में कम है। इस तरह के डिफरेंशिएट की वजह से इस तरह के करंट, वर्टिकल करंट वहां पे बनते हैं। द अर्थ रोटेशन गिव्स देम एडी, दैट मीन्स सर्कुलर मोशन। तो अर्थ का रोटेशन जो है वो उन्हें एक मोशन देता है, एक मूवमेंट देता है। कैसी मूवमेंट देता है? सर्कुलर मूवमेंट देता है। एडी मतलब सर्कुलर मूवमेंट। किसे? लिक्विड पार्ट जो है, कोर में जो लिक्विड पार्ट है, मैग्मा जो है, उसे, है ना, एक मूवमेंट मिलती है। कैसी? सर्कुलर ऐसी मूवमेंट मिलती है अर्थ के रोटेशन की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट्स डेवलप इन दिस स्पाइरल एडीज। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स भी बनते हैं। क्यों? तो ये स्पाइरल एडीज की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट्स वहां पे बनते हैं। ऑफ अ लिक्विड आयन एंड दस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, और जिसकी वजह से वहां पे लिक्विड आयन का पार्ट भी है। ओके, और वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट्स बनते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां पे जो बनती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ को मिलती है। दिस इज द फिफ्थ एंड एन इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ का फिफ्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा स्फीयर है। सी फिगर 2.3। देखो ये 2.3 की फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिगर 2.3 ए एंड बी। ओके, ए फिगर ये, बी फिगर ये। ओके, अर्थ एंड मैग्नेट, है ना, अर्थ और मैग्नेट के बारे में बताई गई है। ए फिगर को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, ये बीच में है जो पार्ट है हमारी अर्थ है, और ये जो ब्लू सर्कुलर लाइंस आपको दिख रही है ना, ये क्या है? तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, है ना,
जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी की जो प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है ग्रेविटी की प्रॉपर्टी, वो अट्रैक्ट करता है चीज़ों, है ना। तो उसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, इस तरह से, है ना, पोलर रीजन से ये इस तरह से बनती है। और जिसका मतलब बेनिफिट हमारी अर्थ को क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ। यहाँ पे आपको ये जो सारे एरोज दिख रहे हैं वो क्या है, सोलार विंड्स, सोलार विंड्स। अब ये सोलार विंड्स क्या होते हैं, हमारा सन है, ओके, और सन के अराउंड हमारे सभी प्लैनेट्स हैं, है ना, जिसमें से थर्ड प्लैनेट हमारी अर्थ है, ओके। तो ये जो हमारा सन है उसके अंदर कुछ फ्यूजन्स होते रहते हैं, है ना, जिसमें हाइड्रोजन का कन्वर्जन जो है वो हीलियम में होता है, और इस प्रोसेस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे बनती है, जिसकी वजह से कभी कभी जो सोलर विंड्स हैं वो सोलर विंड्स अर्थ की सॉरी जो स्टार हैं या सन है उसकी ग्रेविटी को छोड़ के बाहर आती हैं। अगर ये सोलर विंड्स हमारी अर्थ से टकराए, अगर ये सोलर विंड्स हमारी अर्थ से टकराए तो अर्थ के ऊपर की पूरी लाइफ वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना, सब जल जाएगा। लेकिन ये सोलर विंड्स अर्थ की तरफ आते भी हैं लेकिन अर्थ से टकराते नहीं। क्यों टकराते नहीं, क्योंकि अर्थ की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन सोलर विंड्स को रिपल्ट वहाँ पे करती है ना, जिस तरह से अट्रैक्शन होता है उसके अपोजिट में रिपल्शन वहाँ पे होता है, ओके। अगर आपके पास कोई मैग्नेट है ना, स्पीकर वगैरह में मैग्नेट होता है, देखो अगर उसके दो टुकड़े हमने लिए और उसके जो सिमिलर पोल होते हैं वो एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश की तो दोनों के दोनों जो मैग्नेट के टुकड़े हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, मतलब रिपल्शन होता है। और अगर अपोजिट पोल को हम सामने रखें तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सोलर विंड है वो हमारी अर्थ की तरफ आते हैं लेकिन अर्थ से टकराते नहीं है और हम बच जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी अर्थ को नहीं होती तो अब तक हम जिंदा नहीं होते, ओके। ये जो बी यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अब ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारी अर्थ, ओके, वो है हमारी अर्थ। और यहाँ पे ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ये लाइंस क्या है, तो ये है लैटिट्यूड्स, मतलब इमेजिनरी जो हॉरिजेंटल लाइंस है उसे लैटिट्यूड कहा जाता है। और उसके बाद ये जो सीधी लाइन आपको यहाँ पे जाती हुई दिख रही है वो क्या है, तो उसे जोग्राफिक राइज ऐसे हम कहेंगे, है ना। और उसके बाद ये जो स्लाइडिंग वाली लाइंस आपको दिख रही है तो ये पोल वाले पार्ट है यहाँ पे, मतलब इस एक्सिस में ये हमारी अर्थ का एक्सिस जिसे हम कहेंगे, अर्थ रोटेट होती है तो इस तरह से मतलब स्लाइडिंग होकर वहाँ पे रोटेट होती है। और जिसकी वजह से अर्थ के रोटेशन की वजह से मैंटल में जो मैग्मा है वो भी सर्कुलर, उसको भी सर्कुलर मोशन वहाँ पे मिलता है। सर्कुलर मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम सोलर विंड से बच जाते हैं। तो ये सारी यहाँ पे फिगर की इंफॉर्मेशन है, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट इज देयर इनर कोर, ओके, inner core which we will be learn in the next lecture, okay।